हाथों को गर्म कर दिया जाए, रिवीजन करा दें कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम के लिए दोस्तों संभावित प्रश्न होंगे और उसका रिवीजन करते हुए चलेंगे और फिर उसके बाद तो डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले प्रश्नों पर दोस्तों करारा प्रहार करेंगे। और आज ध्यान रखना दोस्तों, आज इस क्लास के अंत में हम लोग भारत की चर्चित महिलाओं से संबंधित, भारत में फर्स्ट महिलाओं से संबंधित दोस्तों प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए भाई अपनी जानकारी को फटाफट जाहिर करना शुरू कर दीजिए अपने कमेंट्स के माध्यम से, और जितने लोग लाइव बने हुए हैं शेयर तो जरूर कर दीजिएगा दबा करके। और एक चीज बताते चलें, जितने लोग लाइव बने हैं अगर वो लाइव चैट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो भाई अगर आप लाइव सेशन से चैट में जुड़ना चाहते हैं तो ये काम भी फटाफट कर लेंगे। चलो भाई, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? हमारे राष्ट्रीय चक्र यानी दोस्तों जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच में जो चक्र होता है ये किस बात का प्रतीक होता है, किस बात का संकेत करता है? तो दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा इसमें 24 तिल्लियां हैं, यानी 24 तिल्लियां हैं दोस्तों, 24 तिल्लियां इसमें है। और ये जो तिल्लियां हैं दोस्तों, ये तिल्लियां क्या होती हैं? इन तिल्लियों को ध्यान रखिएगा, ये 24 यानी ये मानवों के 24 गुणों का प्रदर्शन है। मानवों के 24 गुणों का प्रदर्शन, 24 गुणों का प्रदर्शन करती हैं। प्रदर्शन करने के लिए दोस्तों उसमें 24 तिल्लियां बनाई हैं। और ये जो चक्र है दोस्तों, यानी जो चक्र है ये चक्र किस चीज का प्रतीक है? तो ध्यान रखिएगा ये न्याय का प्रतीक है। चक्र किस चीज का प्रतीक है दोस्तों? तो न्याय का प्रतीक है। ध्यान रखना, हो सकता है जी बिल्कुल आप बहुत सारे लोग प्रगति का प्रतीक पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों ये चक्र वास्तव में न्याय का प्रतीक है। जब सम्राट अशोक ने इसको बनाया था तो न्याय के प्रतीक के रूप में इसका निर्माण किया था। 24 तिल्लियां हैं इसमें दोस्तों, ये मानवों के 24 गुणों का प्रदर्शन करती हैं और ये पूरा चक्र क्या करता है? ये न्याय का प्रदर्शन करता है। ये ध्यान लेके चलना है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार की व्याख्या दी गई है दोस्तों? तो इसको आप प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के नाम से भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों फंडामेंटल राइट्स यानी एफआर में आप जाते हैं तो वहां पर कौन सा अनुच्छेद है भाई? तो अनुच्छेद 21 ये ध्यान लेके चलना है। और ये अनुच्छेद 21 दोस्तों आपातकाल के दौरान भी कोलैप्स नहीं होता है, भंग नहीं होता है, ये उस समय भी बना रहता है। यानी आपात के समय दोस्तों कौन कौन से अनुच्छेद बने रहते हैं? तो 20 और 21 का मामला ये ध्यान में लेकर के आपको चलना है। तो जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता का मामला दोस्तों, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है। कुछ लोग 12 कर रहे हैं, इसका मतलब है कि टाइप करने में गड़बड़ी हो गई है, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूं। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकसभा का मुख्य वक्ता कौन होता है? लोकसभा का मुख्य वक्ता कौन होता है दोस्तों? अगर ये आपके एग्जाम में पूछ ले तो क्या आंसर करेंगे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर हम सभी लोगों को करना होगा लोकसभा अध्यक्ष। क्या होगा इसका आंसर? लोकसभा अध्यक्ष को दोस्तों हम लोग लोकसभा का मुख्य वक्ता कहते हैं। ये ध्यान लेकर के चलना है। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों राज्यसभा के पहले अध्यक्ष यानी सभापति, यानी यहां पर क्या कह सकते हैं दोस्तों? सभापति, यानी राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो निश्चित रूप से दोस्तों जो प्रथम उपराष्ट्रपति रहा होगा, जो प्रथम उपराष्ट्रपति होगा वही तो प्रथम सभापति होगा लोकसभा राज्यसभा का। क्यों? और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों, ये यहां पर टिक करते हुए चलेंगे। इस पर ध्यान रखिएगा राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? अगर ऐसा प्रश्न पूछा है तो सिंपल प्रश्न है, बस याद दिलाना है, क्योंकि क्या है फटाफट रिवीजन में आप हैं तो आपको याद होना चाहिए। लोकसभा का मुख्य वक्ता लोकसभा अध्यक्ष और यहां पर राधाकृष्णन। चलो भाई, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? 343 किससे संबंधित है? तो दोस्तों 343 अगर देखेंगे तो ये किसकी बात करता है? ये बात करता है संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा की दोस्तों ये बात करता है। ये ध्यान लेके चलना है। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो संघ की राजभाषा से। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में जैसे कि अनुच्छेद को लेकर के जो मामला है तो दोस्तों आप सभी को बताया गया है कि अमूमन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 51 तक तो जरूर पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि दोस्तों इस आर्टिकल का एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक ये आपके एग्जाम में सबसे अधिक पूछे जाने वाले आर्टिकल्स हैं, इनके विषय और इनके मुद्दे। लेकिन कुछ और भी हो जाते हैं तो ये 243 पर भी नजर आपको बना के रखनी है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? तो इस संघ शासित प्रदेश में दोस्तों जब आप जाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो जैसा कि आप जानते हैं छोटे छोटे द्वीपों का ये समूह यहां पर निर्मित होता है। और इस छोटे छोटे द्वीपों के समूह में दोस्तों ये हिस्सा जो है ये 10 डिग्री चैनल है। ये क्या है? 10 डिग्री चैनल है दोस्तों जो इनको अलग करेगा। तो ये हिस्सा दोस्तों अंडमान का और ये हिस्सा किसका हो जाता है? निकोबार का। और ये हिस्सा दोस्तों ध्यान रखिएगा ये लघु अंडमान है। ये क्या है? लघु अंडमान। और ये हिस्सा दोस्तों क्या है? ये है कार निकोबार। और इन्हीं के बीच में है दोस्तों 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल सभी को याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? जोग प्रपात दोस्तों जोग प्रपात तो कर्नाटक में ही है। चलो भाई फटाक से जरा इसका नदी भी आंसर करते हुए चलिएगा। तो जोग प्रपात दोस्तों कई बार आपने सुना है, गोदावरी नहीं भाई, गोदावरी नदी तो कर्नाटक में है ही नहीं। गोदावरी नदी का मामला तो कर्नाटक में है ही नहीं। गोरशप्पा, बिल्कुल गोरशप्पा, इसको जोग गोरशप्पा भी कहते हैं। तो नदी कौन सी है ये आपको बताना है। तो जी दोस्तों ध्यान रखिएगा शरावती नदी पर है। किस नदी पर है ये? शरावती नदी दोस्तों, ये ध्यान लेके चलिएगा। कर्नाटक में स्थित है जोग गोरशप्पा जो कि आपके एग्जाम में लगातार पूछता है। तो कौन सी नदी करेंगे? शरावती नदी। ये सावधानी से लेकर के चलिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों 1465 किलोमीटर की लंबाई। और इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? ओल्ड गंगा। इस नदी को क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा कहते हैं। और नदी कौन सी है? तो नदी हो जाएगी दोस्तों गोदावरी। ये ध्यान लेके चलना है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी होती है। और दूसरी दोस्तों सेकंड लंबी नदी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा सेकंड लंबी नदी होती है कृष्णा जो कि दोस्तों 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और थर्ड लंबी नदी दक्षिण भारत की अगर देखेंगे तो ये होती है दोस्तों नर्मदा। कौन सी नदी? तो नर्मदा जो कि दोस्तों 1365 किलोमीटर की लंबाई के साथ लगभग यह दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों ध्यान रखिएगा गोदावरी, वृद्ध गंगा के नाम से इस नदी को संबोधित किया जाता है वर्तमान में ओल्ड गंगा। पृथ्वी के वायुमंडल की उपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होता है? और पृथ्वी का वायुमंडल दोस्तों कहां पर उपस्थित होगा? जब आप आगे की ओर बढ़ जाएंगे वायुमंडल, यानी दोस्तों कहां? वायुमंडल से जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो वायुमंडल का प्रभाव नहीं होगा। और यहां से मामला कैसा हो जाता है? यहां से मामला हो जाता है ब्लैक। तो यहां से देखेंगे तो सब क्या हो जाएगा? सब ब्लैक हो जाएगा। सब क्या होने लगता है? ब्लैक की फीलिंग आती है। जी हां बिल्कुल एकदम सब कुछ काला हो जाएगा। तो ये ध्यान लेकर के चलना दोस्तों, जो फटाफट ताबड़तोड़ रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत यहां से सब आपसे सम्मिलित किए गए थे। और अब दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एमसीक्यू पैटर्न पर जो प्रश्न बनेगा, और जो भी आपके मित्र सहपाठी अभी नहीं जुड़ पाए हैं सेशन से, फटाक से उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए डंके की चोट पर, क्योंकि मेरे उत्तर प्रदेश के जो शेर हैं उनको उनकी क्षमता याद दिलानी पड़ती है। तो शेरनियां क्या दिन भर काम करके थक के सो जा रहे हैं, सुबह उनको बताना पड़ता है कि भाई उठ जा, तुम्हारे काम की चीज शुरू हो गई है। और जिस दिन जंग में जाएगा करारा प्रहार करने तो हाथ मजबूत कर लेना। तो चलो भाई सभी लोग शुरू हो जाओ।